नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कंझावला केस की। जिस तरह से हमने देखा कंझावला केस में तमाम सवाल खड़े हो गए। अब तो रिपोर्ट भी आ गई है। जो स्पेशल सीपी है शालिनी सिंह, उन्होंने एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है जिसमें तमाम सिफारिशें की गई है। कहा गया है कि पीसीआर की गलती थी, 3 पीसीआर वैन का उसमें जिक्र है। ये कहा गया है कि कानून और व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई, इस पर जो है वो स्पष्टीकरण लेना चाहिए। कानून और व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई, साथ साथ इस पूरे केस में ये भी बात होनी चाहिए कि आगे इस तरह की इंसिडेंट ना हो, उसको लेकर क्या नज़रिया है। खासकर 302 का जिक्र किया गया। बड़ी अजीब सी एक ये कहा जाए बात आई है सामने निकल कर कि 302 का सेक्शन क्यों नहीं लगाया गया। सवाल ये उठता है कि 302 का सेक्शन जब पुलिस जांच कर रही है, लगाने को तो कुछ भी लगा दे पुलिस, लेकिन जब जांच में बात सामने आ रही है कि हम भी शुरुआत से बात उठा रहे थे कि इसमें मर्डर का चार्जेस लगना चाहिए। हालांकि पुलिस का कहना था कि ये गैर इरादतन हत्या है, तो अब अचानक गृह मंत्रालय ने बोल दिया, तो अब पुलिस के प्रेशर में ये सेक्शन लगाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। इस मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। अभी इसमें चार्जशीट हालांकि फाइल नहीं है। 7 आरोपी है इसमें। एक आरोपी की कल बेल भी रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बनती है उस ड्राइवर की जो उस वक्त मौके पर था, यानी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। दीपिका हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिफारिशें आई हैं अब गृह मंत्रालय की, क्या ये प्रेशर में अब पुलिस काम कर रही है? हालांकि देखिए, हम इस फेवर में थे कि मैक्सिमम पनिशमेंट मिले और सभी थे। वो ठीक है कि कई बार जज्बातों में आप ये कहते हैं कि भाई हत्या का मामला, चूंकि हमें इसलिए लग रहा था क्योंकि इंटेंशन एकदम चेंज हो रही थी। एक्सीडेंट होने के बाद जिस तरह से घसीटा गया कई किलोमीटर तक, तो उससे एक चीज़ साफ हो रही थी कि इंटेंशन जो है वो ठीक नहीं थी। यानी कि अगर वो चाहते तो निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया डर की वजह से। तो ये हिट एंड रन केस नहीं था, ये हिट एंड ड्रैगिंग केस था। तो इसको लेकर अब ऑब्वियसली हम भी चाह रहे थे कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो, और ये तो पूरा इंटेंशन था उनका मार देना, क्योंकि उनको पता था ये बात। और अब खुद गृह मंत्रालय ने भी ये बात कही। हालांकि अब कोर्ट का भी नज़रिया आगे देखने लायक होगा। सवाल ये उठता है कि हम किस व्यू पॉइंट पर टिके हैं। हम चाहते हैं कि मेरिट पर हो केस डिसाइड हो, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है मेरिट पर वो हो। लेकिन ये बात सही है कि इस केस में जो हमें लग रहा था वो मर्डर केस लग रहा था, और अब ठीक वैसे ही गृह मंत्रालय ने कहा है। लेकिन अब कई ऐसे कानूनी जानकार हैं जो ये कहते हैं कि जी पुलिस ने जो मामला दर्ज किया वो बिल्कुल ठीक किया है, जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक कर रही है। अब शायद प्रेशर में है पुलिस। दीपिका? बिल्कुल प्रेशर में भी हो सकती है, लेकिन एक बात ये भी है कि तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इस नतीजे पे पहुंची है कि हाँ ये मर्डर हो सकता है। क्योंकि शुरुआत में ये स्टेटमेंट दे देना कि ये मर्डर नहीं है, हिट एंड रन केस है, तो उसमें टाइम लगता है, एक प्रोसेस चलता है कि जिसके बाद वो एक एंड रिजल्ट पर पहुंच पाए। उसमें पीसीआर वैन्स के जो जितने तमाम लोग मौजूद थे उनके साथ भी वो किया गया है, स्थगित कर दिया है उनको। तो कई ऐसी चीज़ें, हाँ सस्पेंड कर दिया है, कई ऐसी चीज़ें की हैं। सस्पेंशन की सिफारिश की गई, ये भी नहीं किया है। तो उसमें ये चीज़ आई है कि पुलिस को अब ये, क्योंकि हमें भी स्टार्टिंग से ये लग रहा था कि ये मर्डर केस है, क्योंकि अगर गाड़ी के नीचे कोई भी आता है तो पता चलता है नॉर्मली उसको। उन्होंने ये भी कहा, जो आरोपी है उन्होंने कहा कि हम लोग डर गए थे, हमें लग रहा था कि ये हमारे सर पर ना आ जाए, इसलिए हम भगाते चले गए गाड़ी, क्योंकि नशे में और भी थे। ऐसा लगा कि भाई अपने आप ही निकल जाएगी बॉडी और हम बच जाएंगे और हम इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन वो इस कदर फंसी थी कि वो इतना चलते गए वो उसके बॉडी नीचे ही थी। उसके बाद वो डर में होता है कि वो नहीं कुछ भी फैसला ले पाए। आधे वो नशे में भी थे, उस वजह से भी वो फैसला नहीं ले पाए। लेकिन हाँ, उनको पता था तो मर्डर केस होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, इसमें जो मेरा व्यू पॉइंट है वो शुरुआत में तो हम यही जब भी हमने डिस्कस की, जितनी भी वीडियो बनाई, इसमें यही बात कही कि वही मेरिट पर डिसाइड हो। और जिस तरह से इंटेंशन बदली, शुरुआत में तो एक्सीडेंट था, लेकिन एक पल के बाद ऐसा लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट से बढ़कर है। यानी कि ये एक तरफ एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद बॉडी अटकी, और आपको पता लग गया उसी मोमेंट पर कि बॉडी अटकी है। आप भागते, बॉडी वहीं रह जाती और आप भाग जाते तो ठीक है, समझ में आता, हिट एंड रन केस होता, एक्सीडेंट में कंसीडर होता, क्योंकि उस वक्त आप भागे। लेकिन आपको ये पता है कि बॉडी उसके नीचे है और उसके बाद भी आप भाग रहे हैं, ये जानते हुए कि उसको बचाया भी जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा अकल लगाते, उसको निकाल देते तो शायद बच जाती, लेकिन वो इतना डर गए। तो इसको हम लोग इस इम्प्रेशन में थे कि शायद इसमें मर्डर का केस होना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटेंशन क्लियर है। हालांकि पुलिस का साफ साफ कहना था ये तो मोटिव भी क्लियर नहीं है इसमें, तो ये तो बहुत क्लियर कट है कि एक्सीडेंट हुआ है, उसमें हिट एंड रन केस है। अब देखिए गृह मंत्रालय का आ गया है वही बात जो गृह मंत्रालय शुरुआत से कह रही थी कि भाई इस मामले में अब बोल दिया 302 के तहत कार्रवाई करो, तो नेचुरली अब कार्रवाई होगी।
लेकिन चार्जशीट इसमें अहम रहेगी कि पुलिस किन सेक्शंस में चार्जशीट दाखिल करती है। लेकिन अब गृह मंत्रालय का ऑर्डर है तो 302 में दाखिल करेगी। आगे अब ये डिपेंड करेगा मोटिव कहाँ से ढूंढेगी। आगे अब ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट इसको किस तरह से देखती है। ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट इसको आप जो मर्जी लिखना चाहे लिख दीजिए, आप पुलिस हैं, लेकिन कोर्ट में भी तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जहाँ तक बात है हमारे व्यू पॉइंट की, हम अभी भी स्टिक हैं इस चीज़ पर कि ये मर्डर का केस सीधा सीधा बनता है, लेकिन मेरिट पर डिसाइड हो। मर्डर मतलब ये नहीं कि अब कि विदाउट मेरिट डिसाइड हो, कि हम प्रेशर में कोई कर दे। तो इनिशियली तो लग रहा है, गृह मंत्रालय को भी लग रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस को नहीं लग रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है गैर इरादतन हत्या का मामला सीधा सीधा है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब ये मर्डर नहीं है लेकिन कल्पेबल होमोसाइड है। तो ऐसा लग रहा है, तो देखना होगा कि अब आगे क्या व्यू पॉइंट होता तो है। इस मामले में जैसे चश्मदीद तो सिर्फ निधि है, तो क्या उसकी बातों पर भरोसा करके या सिर्फ उसके कहने पर आगे की कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन में कुछ काम आएगी या कोई एंड रिजल्ट निकल पाएगा कि ये मर्डर था या नहीं था? देखिए, उसके परिवार ने एक और मांग कर दी। उसके परिवार का साफ साफ कहना है कि इस मामले में निधि से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर ये क्या परिस्थिति पैदा हुई कि उसने जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, भाग गई, 2 दिन गायब रही, फिर अचानक शराब की बात उसने बोलने लग गई। क्या उसने ड्रिंक नहीं कर रखी थी? उसने ऐसा क्यों बोला? वो होटल में क्या कर रहे थे? क्या सिर्फ ये पार्टी तक मामला सीमित है या ड्रग्स और सेक्स का मामला? चूँकि हमारे कई व्यूअर्स ने भी ये सवाल उठाया, ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद उसका कहना है कि एक्सीडेंट करने वाली थी, ये इतनी तेज़ गाड़ी चला रही थी। तो ये क्या प्रूव कर रही थी कि क्या गलती सारी उसकी थी, अंजलि की? जिन लोगों ने घसीटा उसको, उनकी कोई गलती नहीं थी। जिन लोगों ने, अगर एक्सीडेंट ठीक है, किसी की भी गलती से हुआ, आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आप उसको निकालें? फ़र्ज़ बनता है भागना, और वो भी चलिए भाग जाइए आप, उसके बाद फ़र्ज़ ये बनता है कि आप उसको घसीटते हुए लेके जाएं। ये तो कहीं से लॉजिकल नहीं है ना। आप उसको निकाल सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। अब निधि जैसे ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुई थी, तो बहुत- क्या उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है कि वो बोल रही थी कि वो नशे में थी या एक्सीडेंट करने वाली थी या तमाम चीज़ें जो उसने बोली है, क्या ऐसे शख्स पे विश्वास कर सकते हैं? होता क्या है, जब कोई आरोपी होता है किसी केस में तो उसको उसी दृष्टि से हमेशा देखा जाता है। इस केस में वो ड्रग के साथ पकड़ी गई तो नेचुरली उसके प्रति हमारी कोई सहानुभूति तो नहीं है, और हम उसको शक की निगाह से ही देखेंगे, चाहे वो सच भी बोल रही हो। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि वो सच बोल रही है या नहीं बोल रही, ये तो जांच की बात है। हालांकि पुलिस ने तो अपना गवाह बना लिया है, पुलिस को केस भी स्ट्रॉन्ग करना है। प्रैक्टिकल कोई मजबूरियाँ भी होती हैं कई बार, भाई केस अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको उसी को गवाह बनाना पड़ेगा जिसको वादा माफ़ी कहते हैं, कि चलिए आपको माफ़ कर दिया, आप विटनेस बन जाओ। तो कई बार करना पड़ता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी स्टेटमेंट 164 में तो दी, अब आगे कोर्ट में वो क्या बोलती है। क्योंकि अगर वो कोर्ट में यही बात बोलती है कि सेम रिपीट करती है जो उसने मैजिस्ट्रेट को बोली है, तो नेचुरली ये एक क्लिंचिंग एविडेंस होगा एक्यूज्ड के लिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि मर्डर सेक्शन में ट्राई करना, तो अब जब दबाव आया गृह मंत्रालय का तो मोटिव भी मिल गया, तो सब मिल रहा है। अब मिलेगा मोटिव भी। अब देखना, अब दिल्ली पुलिस मोटिव भी ढूंढ लाएगी कि ये मोटिव था। हम चिल्ला कर शुरुआत से बात बोल रहे थे क्राइम तक कि भाई इसमें ये तो मर्डर केस है, सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें तो इंटेंशन बहुत क्लियर कट हो रही है। तब पुलिस को लग रहा था नहीं, तो ये हर मर्डर केस केस नहीं में है। सिर्फ प्रेशर लाया जाएगा, उसके बाद ही पुलिस कुछ काम करेगी? मुझे लगता है कि इस मामले में भी मैं कल एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास बैठा था, जिस वक्त निर्भया कांड हुआ था उस वक्त भी ये मांग उठी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटा दो, डीसीपी साउथ को हटा दो, छाया शर्मा उस समय डीसीपी। लेकिन कई अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने स्टैंड लिया उस वक्त शीला दीक्षित थी जो चाहती थी कि डीसीपी साउथ हट जाए। लेकिन स्टैंड ये लिया गया कि भाई क्यों हटे, क्या डीसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसे केसेस में, क्यों वो हट जाएं। अभी भी स्पष्टीकरण मांगा है कि आप बताइए भाई कानून और व्यवस्था के लिए आपने क्या क्या पैरामीटर अपनाए थे, वो बताएंगे। जो डीसीपी कंसर्न है, चाहे वो आउटर के हों चाहे रोहिणी के हों, बताएंगे कि क्या क्या कंसर्न थे, क्या क्या उन्होंने प्लेसमेंट की थी, क्या स्ट्रैटेजिक पोजीशंस थी। लेकिन अब उनको सीधा एक्यूज़ करार दे देना तो ये तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है, गलती हुई। और कई सीनियर अधिकारियों को ये भी कहना था कि भाई आपने 16,000 पुलिसकर्मी तो लगा दिए 31 की रात, लेकिन आपने आउटस्कर्ट्स को खाली छोड़ दिया, सारी पुलिस उधर चली गई, तो वो खाली छोड़ा तो वो जिम्मेदारी किसकी है। तो ये एक मैसेज भी है इस खबर में, इस इंसिडेंट से एक मैसेज भी है कि भाई आप इस तरह के केसेस में ऐसे मत कीजिए और पूरी तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट कीजिए हर जगह पर। ये नहीं कि 31 है तो क्राउडेड प्लेसेस पर, वहाँ तो ऑलरेडी पुलिस होगी, वहाँ तो अगर कोई कुछ करेगा तो एक पीसीआर भी संभाल सकती है। लेकिन आउटस्कर्ट में अगर होगा तो क्या होगा। तो ये इसका एक नज़ारा था कि आउटस्कर्ट्स में हुआ और पुलिस ही नहीं थी वहाँ। तो कहने का मतलब है पीसीआर पर एक्शन ज़रूर हो रहा है, 3 पीसीआर पर, लेकिन ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या रोल है। डीसीपी का क्या रोल है, सीपी को भी हटा दो, ऐसे तो गृह मंत्रालय में भी सीनियर सबको हटा दो, ऐसे नहीं होता। जो
जिसकी अकाउंटेबिलिटी होती है उसी पर सवाल खड़े होते हैं। अगर किसी का काम है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, किसी का काम है पिकेट पर खड़े होना, किसी का काम है प्रॉपर कानून और व्यवस्था के बारे में स्टडी करना, तो वो वही करेगा। तो क्या ये लोग अपने काम से बचते हैं कि बच्चे हो सकता है ऊपर से तो हो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रखी फिक्स्ड हो, सब कुछ हो सकता है ये लेकिन भी। उसके ये बाद देखिए, तो जब इंसिडेंट हुए तो क्लियर कट है कि कुछ तो गलतियां हुई ना, तो कोई ना कोई किसी ना किसी ने तो लापरवाही की, जिसका खामियाजा जो है वो भुगत रहे हैं। तो अब आने वाले वक्त में क्या एक्शन एग्जैक्टली होगा ये तो पता लगेगा, लेकिन किसी सीनियर ऑफिसर की क्या अकाउंटेबिलिटी है वो भी इसमें सोचने वाली बात है। लेकिन अब वो ये कि इसमें अब निधि का भी रोल है, जैसे हम बता रहे हैं, इसमें और तमाम चीज़ें आएंगी। सारी चीज़ें डिपेंड करेगी चार्जशीट पर कि पुलिस क्या चार्जशीट इसमें दाखिल करती है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्ट क्या इसमें डिसीजन लेती है। जी, तो इसमें आप आम लोगों को, जो जनता है, पुलिस तो अपना काम करती है, जो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इन तमाम आप लोग केसेस के बताइए बाद? इसमें क्या आप लोगों को लगता है। हम लोग क्राइम तक शुरुआत से ये कह रहे थे मर्डर का केस हो, अब देखिए गृह मंत्रालय ने भी ऑर्डर किया है। हालांकि मेरिट पर अगर बात हो तो मेरिट की अगर बात की जाए तो मेरिट हमें ऐसा लग रहा है, हमारा परसेप्शन इस तरह का है कि मर्डर है, लेकिन दिल्ली पुलिस को नहीं लग रहा है इनिशियली, लेकिन अब गृह मंत्रालय को लग रहा है। तो अब आने वाले वक्त में इस केस का क्या हश्र होगा ये ऑब्वियसली पता चलेगा। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है हमें ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट कीजिए इस वीडियो पर। थैंक यू दोस्तों। देखिए कितनी देर की बनी।